हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के दोस्तों सीरीज करने वाले हैं। और ये सीरीज का दोस्तों पार्ट 1 है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इसलिए दोस्तों द पॉलिटिकल मास्टर के द्वारा आप सभी के लिए टारगेट 40 के एक श्रृंखला शुरू की, जिस श्रृंखला में हम आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज दोस्तों, इसमें से आपको 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की तरफ जो भी अपडेट, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए अपलोड की जाए, उसका नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के आप सभी तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटी। जी हाँ, तो सबसे अंत में कौन सी घटना घटी, पहले देख लेते हैं कि किस घटना की बात की गई है। नाटो की स्थापना, प्रथम विश्व युद्ध, हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया जाना और प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, जो सबसे अंत में घटना कौन घटी, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे पहले घटना कौन सी घटी थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध की जो है वो सबसे पहली घटना थी। 1914 से 1918 तक ये प्रथम विश्व चला, ये इसमें सबसे पहली घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो दूसरी जो घटना है वो है हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया जाना। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिए, तो सेकंड नंबर पे आएगी दोस्तों, सेकंड लास्ट। इसके बाद नाटो की स्थापना की हम बात करें तो नाटो की स्थापना दोस्तों 1949, यहाँ अप्रैल 1949 को की गई थी। और प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 1961। तो सबसे आखिरी जो घटना घटी थी अंत में, वह है दोस्तों प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। और जैसे आप सभी को पता है दोस्तों, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो इसकी अगर करें तो 1961 में बेलग्रेड में इसकी प्रथम स्थापना की जाती है। और इसे 5 देशों के प्रमुखों द्वारा इसकी स्थापना की गई, ताकि वो लोग जो है जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो प्रतिद्वंद्वा चल रही थी युद्ध को लेकर, हथियारों की होड़ को लेकर, उससे अलग रहकर अपना विकास कर सके। आगे जाकर दोस्तों हम इसके बारे में और आपको चीज़ें बताएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का परिणाम यह हुआ कि वैश्विक राजनीतिक मंच पर डैश का उदय हुआ। तो दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो दूसरे विश्व युद्ध का जो सबसे बड़ा परिणाम हुआ था कि वैश्विक राजनीति के पटल पर 2 नई शक्तियों का उदय होता है। वो 2 नई शक्तियाँ कौन थी, एक था दोस्तों यूएसए और एक था दोस्तों यूएसएसआर। जी हाँ, यूएसएसआर। यानी अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही समाप्त होता है 1945 में, जो विश्व था वो 2 गुटों में बढ़ जाता है। यूएसए जो दोस्तों था वो पूंजीवादी गुट था, और यूएसएसआर दोस्तों जो था वो साम्यवादी गुट था। दोनों की जो विचारधाराएं थी आपस में बिल्कुल अलग थी, और ये दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहे, और यही होड़ बाद में शीत युद्ध का कारण भी बनती है मेरे दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो आई होप आप सभी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डैश संकट के समय भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि की थी। तो दोस्तों वो डैश संकट क्या है, ए पूरी संकट, बी पूर्वी संकट, सी बांग्लादेश, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भारत, और अगर हम बात करें भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता की जो संधि की थी वो बांग्लादेश संकट 1971 में। जैसे आप सभी को पता है कि भारत ने जो है पूर्वी बांग्लादेश जो था, पहले पूर्वी पाकिस्तान उसे समाप्त करके बांग्लादेश का निर्माण करवाया, इसे ही बांग्लादेश संकट के नाम से जाना जाता है। और इसी समय भारत ने 1971 में जो है सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष की संधि की थी, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित भी हुई है दोस्तों। चलिए, हालांकि बाद में इसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कहा जाता है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष जो है सम्मेलन उसका उल्लंघन किया है, या उसकी बातों को उल्लंघन किया है। सारी चीज़ बाद में इसकी आलोचना की है, बट ऐसा नहीं है। हमारे अपने राष्ट्रवाद की प्रमुखता देते हुए इसकी बात की आगे बढ़ाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्वी साम्यवादी देशों में क्या मुख्य आर्थिक बदलाव आया, सही कथन को चुनिए। जी हाँ, साम्यवाद की अगर हम पतन की बात करें तो मुख्य जो साम्य देशों में क्या मुख्य आर्थिक बदलाव आए, ये हमें देखना है। तो जो कौन कौन से आर्थिक बदलाव आए थे दोस्तों, तो अगर हम आर्थिक बदलाव की बात करें मेरे दोस्तों, तो सबसे पहला बदलाव तो समाजवाद के स्थान पूंजीवाद ने ले लिया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है सार्वधिक क्षेत्र को निजीकरण बदल दी, बिल्कुल ठीक है।
और तीसरा है पूंजीवादी देश में बढ़ोतरी हुई। ये तीनों कथन सही यानी उपरोक्त सभी उसका सही उत्तर है। क्योंकि जैसे 1991 में दोस्तों साम्यवाद का यानी सोवियत संघ समाप्त हो जाता है, वैसे साम्यवाद की समाप्ति भी हो जाती है। और आप सही बताया शॉक थेरेपी के माध्यम से पूंजीवादी देश या अमेरिका ने अनेक साम्यवादी देशों को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे साम्यवाद जो है पूंजीवाद की ओर अग्रसर होने लगे थे। ये बड़ा परिवर्तन था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कूट नाम क्या था? तो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कूट नाम क्या था? ए लिटिल बॉय, बी बैटमैन, सी फैटमैन, सी कर्म। तो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों उसका नाम था लिटिल बॉय। जी हाँ, लिटिल बॉय आप सभी को पता है कि अमेरिका द्वारा 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर, जी हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा 6 अगस्त, नागासाकी जो है 9 अगस्त को दो परमाणु बम गिराए गए थे। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका जो है नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम था फैट मैन। जी हाँ, उसका नाम क्या था? फैट मैन। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेरे दोस्तों, तो प्लीज़ इस तरह से आपको करना है, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर हो गया। हाँ चलिए, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6। शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी गुट में शामिल दो देश कौन से? तो शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी गुट में शामिल देश की अगर हम बात करें तो ए वह है जर्मनी और फ्रांस, बी फ्रांस और इंग्लैंड, सी फ्रांस और जापान, डी फ्रांस और इटली। तो शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी गुट में शामिल दो देश हैं दोस्तों, वह हैं फ्रांस और जापान। जी हाँ, फ्रांस और जापान जो देश थे वो पूंजीवादी गुट में शामिल थे, ठीक है। फ्रांस और जापान जो है पूंजीवादी गुट में शामिल थे, तो सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन। शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी गुट में शामिल दो देश कौन थे? तो शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी गुट में जो शामिल दो देश वो कौन थे? तो वो है पोलैंड और उत्तर कोरिया, बी पोलैंड और फ्रांस, सी जापान और उत्तर कोरिया, डी जापान और इटली। तो शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी गुट में जो शामिल देश थे वो थे दोस्तों पोलैंड और उत्तर कोरिया। जी हाँ, पोलैंड और उत्तर कोरिया इसका सही उत्तर है जो साम्यवादी गुट में शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्यूबा मिसाइल संकट को हल करने में निम्न दो नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो कौन से दो नेता हैं जिन्होंने क्यूबा मिसाइल संकट में निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सबसे पहले हम दोस्तों बता देते हैं आपको कि क्यूबा मिसाइल संकट कब होता है। तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 को होता है और इसे शीत युद्ध की अंतिम परिणति के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यूबा मिसाइल संकट के समय दो महत्वपूर्ण नेता जिन्होंने इसे भूमिका निभाई इस संकट को हल करने में वो थे जॉन एफ कैनेडी तथा निकिता क्रुश्चेव। उनमें से कौन है? जॉन एफ कैनेडी तथा निकिता क्रुश्चेव। जॉन एफ कैनेडी, निकिता क्रुश्चेव और उसके अलावा दोस्तों थे, अगर हम बात करें तो फिदेल कास्ट्रो भी थे, कहाँ के? क्यूबा के। हाँ, ये भी तीनों शामिल थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी युद्ध को टालने में वो थे जो अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, आपको मिलान करने के लिए भी दे सकता है कि जॉन एफ कैनेडी कहाँ से हैं, ठीक है, निकिता क्रुश्चेव कहाँ से हैं, या फिदेल कास्ट्रो कहाँ से। तो जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के, और जो है दोस्तों फिदेल कास्ट्रो जो थे वो थे आपके क्यूबा। और क्यूबा क्या है दोस्तों? क्यूबा जो है अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीप। जी हाँ, क्यूबा जो है अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है, और इसलिए क्यूबा को, सोवियत संघ को लग रहा था कि जो क्यूबा है वो अमेरिका के पाले में चला जाएगा, और इससे पहले क्यूबा ने जो है सोवियत संघ ने जो है अमेरिका क्यूबा पर अपना धावा बोल दिया और उस पर अपनी सैनिक शक्ति की स्थापना कर दी, और इससे जो है अमेरिका पहली बार किसी परमाणु शक्ति के निशाने पर आ गया था। और ये दुनिया को लगने लग गया था कि भाई अब युद्ध होकर रहेगा, परंतु युद्ध हुआ नहीं, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थे जॉन एफ कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नाटो का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? नाटो का अगर हम पूरे नाम की बात करें तो कौन सा है? ए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, बी अटलांटिक संधि संगठन, सी नेशनल अटलांटिक संधि संगठन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाटो का जो पूरा नाम है दोस्तों है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी, आप सभी को पता है, और इसमें अगर हम सदस्य की बात करें तो 12 सदस्यों के साथ इसकी स्थापना की गई। कितने? 12, ठीक है। शुरुआती में इसके 12 सदस्य। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य हैं। क्लियर? ठीक। इसी तरह दोस्तों
नाटो के जैसे अमेरिका द्वारा पूंजीवादी गुट द्वारा नाटो, सीटो और सेंटो, जी हाँ याद रखना, नाटो, ठीक है, नाटो, सीटो, ठीक है दोस्तों, नाटो, सीटो और सेंटो, ये थी पूंजीवादी गुट, ठीक है, नाटो, सीटो और सेंटो ये थे पूंजीवादी गुट। इसकी स्थापना पूंजीवादी गुटों ने किया था। ठीक इसी के विपरीत इन्हीं पूंजीवादी गुटों का सामना करने के लिए सोवियत संघ के द्वारा 1955 में 1955 में वार्सा पैक्ट की भी स्थापना की गई थी। ये भी एक सैन्य संगठन था, वार्सा पैक्ट, जी हाँ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वार्सा पैक्ट हालांकि 1991 में ये समाप्त हो गया दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही। क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। NION नियो का पूर्ण रूप क्या है? तो नियो का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, देखते हैं। नव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था, नव अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और नव अंतर्राष्ट्रीय विकास व्यवस्था। तो नियो का जो पूर्ण रूप है वह है नव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था, जी हाँ। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नियो का जो है, यानी सी इसका सही विकल्प है, नियो, ठीक है। नियो यानी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, उन देशों का नाम लिखिए जो पहले वार्सा संधि में शामिल थे, अब यूरोपीय संघ के सदस्य हो गए हैं। तो वो देश जो पहले वार्सा संधि में शामिल थे अब यूरोपीय संघ के सदस्य हो चुके हैं। उनकी बात करें तो ए हंगरी और पोलैंड, बी जर्मनी और स्लोवाकिया, सी इटली और फ्रांस, डी उपरोक्त सभी। तो वो देश जो पहले वार्सा संधि में शामिल थे अब वो यूरोपीय संघ में शामिल हो चुके हैं, वो है दोस्तों हंगरी और पोलैंड। इसका सही उत्तर है दोस्तों हंगरी और पोलैंड। क्लियर। चलिए अगला, वार्सा पैक्ट की स्थापना कब की गई? वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई थी 1955 में। दोस्तों वार्सा पैक्ट के को नाम से जाना जाता है, इसे पूर्वी गठबंधन के नाम से, जी हाँ, पूर्वी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जो है नाटो को भी पश्चिमी गठबंधन के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी सैन्य गठबंधन के नाम से जाना जाता है। और वार्सा पैक्ट पूर्वी सैन्य गठबंधन के नाम से जाना जाता है। पूर्वी सैन्य गठबंधन जो है वो वार्सा पैक्ट है, या आप कह सकते हैं सोवियत विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा संबंधित है। और जो है पश्चिमी गठबंधन, सैन्य गठबंधन, वो नाटो है और वो पश्चिमी विचारधारा यानी पूंजीवादी यानी अमेरिका का प्रणेता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं थे, तो ए जर्मनी, इटली, सी जापान, डी रूस। तो धुरी राष्ट्र में जो शामिल नहीं था वो है दोस्तों रूस, बाकी सभी जो है धुरी राष्ट्र में शामिल थे रूस को छोड़कर। क्लियर। चले, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब लागू की? अगर हम परमाणु परीक्षण संधि की बात करें दोस्तों तो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि लागू की गई थी 1963 में। जी हाँ दोस्तों, हुआ क्या था कि 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसमें से दोस्तों ये था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे हम LTBT, जहाँ क्या कहते हैं इसे LTBT के नाम से जानते हैं। और एक था दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि, जिसे हम क्या जानते हैं NNPT, ठीक है, NNPT के नाम से जानते हैं। तो ये दो संधियां दोनों महाशक्तियों ने समझौते के माध्यम से 1960 के दशक में किए ताकि परमाणु के प्रसार और प्रसार पर रोक लगाई जाए, और जो देश परमाणु संपन्न है उन्हीं के पास परमाणु बम रहे, बाकी सभी देशों के पास ना रहे। इस तरह से ऐसे बहुत सी चीज़ों को लोगों ने अंजाम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले बताना है कि कोरिया संकट, बर्लिन समस्या, कांगो संकट और क्यूबा मिसाइल संकट। दोस्तों सबसे हमें देखना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी, फिर कौन सी घटना घटी। तो अगर हम कोरिया की बात करें दोस्तों, जो कोरिया संकट था ये 1950, यहाँ 1950 से लेकर 1953 तक ये जो वहाँ पर चला था संकट 1953 तक। क्लियर। तो कोरिया था। उसके बाद बर्लिन अगर समस्या की बात करें दोस्तों, तो बर्लिन की जो समस्या थी ये 1958 1958 से लेकर 1962 तक। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी सही है, यानी कालक्रम अनुसार देखा जाए तो दूसरा भी सही है। कांगो संकट की अगर हम बात करें तो कांगो संकट जो था दोस्तों वो था 1960 के दशक। ठीक है, ये भी तीसरा बिल्कुल कालक्रम अनुसार लगा हुआ है। चौथे की अगर बात करें तो क्यूबा मिसाइल संकट, आप सभी को पता है 1962 क्यूबा मिसाइल संकट। तो इस तरह से 1 2 3 4 जो है कालक्रम अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं दोस्तों। तो ये इस तरह से आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में। आपको इस तरह से क्वेश्चन को तैयार करना है मेरे दोस्तों। तो ये अगर क्वेश्चन आपको सही लग रहा है और आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है दोस्तों, प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है, क्योंकि? तो देखो क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों माना जाता है? अगर हम क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध के चरम बिंदु की बात करें
तो आप सभी को पता है कि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के चरम बिंदु इसलिए माना क्योंकि मिसाइल संकट के दौरान दोनों महाशक्तियां आमने सामने थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस दौरान युद्ध हो गया था, ये गलत है। सोवियत संघ और अमेरिका ने एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। उपरोक्त सभी, तो इसका जो सही उत्तर केवल ए है। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान दोनों महाशक्तियां जो है आमने सामने थी और ऐसा लग रहा था युद्ध होकर रहेगा, परंतु युद्ध हो जो वो दोस्तों शांत होगी, इसलिए इसे शीत युद्ध के अंतिम परिणति या चरम बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। 1962 क्यूबा मिसाइल संकट। चलिए अगला क्वेश्चन, नाटो की स्थापना किस वर्ष में की गई और इसमें कुल कितने सदस्य? नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी और इसमें जो सदस्य देश थे वो 12 थे दोस्तों। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की अगर हम बात करें तो हो जाता है बेलग्रेड 1961 में, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में ये सम्मेलन होता है। गुट निरपेक्ष से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस पार्ट से तो क्वेश्चन पूछेगा ही। जैसे मान लेते हैं, पूछ सकता है कि गुट निरपेक्ष देशों में शामिल उन देशों के नाम बताइए, तो देश कौन कौन थे? तो गुट निरपेक्ष में शामिल थे वो थे भारत शुरुआत में, इंडोनेशिया, मिस्र, युगोस्लाविया, और आप कह सकते हैं कि भारत था, इंडोनेशिया, मिस्र, युगोस्लाविया, और एक और तो दोस्तों माइंड से स्किप कर रहा है अभी, आपको वो भी मैं आपको बता दूंगा कि 5 प्रमुख देश थे जो क्यूबा मिसाइल जो है इस कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन को स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा जैसे अगर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष जो था उसमें वो किन देशों द्वारा किन उनके में शामिल नेताओं के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो नेता जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत करने वाले नेता थे, अगर हम आप सभी को बात करें तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें दोस्तों, तो हमें अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से नेता शामिल थे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन में, तो भारत शामिल थे, और भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें मिस्र के कौन थे दोस्तों? मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। कौन थे? गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के। और गमाल अब्दुल नासिर से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इन्होंने जो है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था 1956 में। 1956 में गमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण भी किया था। इसके अलावा दोस्तों जोसेफ ब्राज टीटो, जी हाँ, जोसेफ ब्राज टीटो युगोस्लाविया के थे, ये भी थे। कौन? जोसेफ ब्राज टीटो, कहाँ के? युगोस्लाविया के। जोसेफ ब्राज टीटो, ठीक है, ये कहाँ के थे? युगोस्लाविया के, जी हाँ, युगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्राज टीटो। इसके अलावा दोस्तों सुकर्नो, जी हाँ, सुकर्नो कहाँ थे? ये थे इंडोनेशिया के, जी हाँ, सुकर्नो थे इंडोनेशिया के। और घना के वाने नक्रुमा, सुकर्नो जो थे, एक बार लिख देता हूँ आपको, जो थे सुकर्नो, जी हाँ, सुकर्नो थे, ये थे दोस्तों इंडोनेशिया के। और इसी तरह से दोस्तों घना के वाने नक्रुमा, घना के कौन थे? वाने एनक्रोमा। ये वो 5 प्रमुख लोग थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी मेरे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपसे प्रश्न इससे ये पूछा जा सकता है कि बताइए गुट निरपेक्ष सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गुट निरपेक्ष से को जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बनेगा दोस्तों कि गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन था उसका भारत में आयोजन कब हुआ? तो 1983 में। 1983 में हमने इस सम्मेलन का जो है अगुवाई की थी, और इस समय भारत के नेता थी जो है श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारी प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने इस सम्मेलन की अगुवाई की थी। और हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया दोस्तों, विश्व स्तर पर इसको पहचान दिलाया है। चलिए इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगला, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन का जो 18वां सम्मेलन दोस्तों होता है अजरबैजान। कहाँ होता है दोस्तों? अजरबैजान। अजरबैजान में गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन का 18वां सम्मेलन होता है दोस्तों। अब आपको बताना है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो वर्तमान सम्मेलन है उसको कहाँ पर आयोजन करने की बात की गई। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना मेरे दोस्तों कि गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन है उसका जो वर्तमान सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजन किया जाएगा, इस तरह से। और आपसे दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष जो जैसे ये अभी 26 अक्टूबर 2019 का इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, और ये आभासी था, ठीक है, आभासी इस बार का था। अब आपको बताना है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन होने वाला है वो कहाँ पर होगा। क्लियर। अगर वर्तमान में इसके सदस्यों की बात की जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन के दोस्तों, तो इसमें जो है 120 से अधिक जो है विकासशील देश शामिल हैं। 17 देश जो हैं, 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को क्या मिला हुआ है? 17 देश
और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। देश अगर बात करें तो 123 सदस्य हैं इसके आसपास के, और 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, विश्व कब एक ध्रुव बन गया? तो विश्व एक ध्रुव बन गया था 1991 में, जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ था वैसे दोस्तों विश्व जो है एक ध्रुवीय बन गया था। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि तृतीय विश्व का, प्रथम विश्व, तृतीय विश्व और तृतीय विश्व के नाम पूछ सकता है। तो दोस्तों अगर इस तरह पूछ मिस्र किस देश में शामिल है? तो मिस्र जो है वो दोस्तों ये इसे तृतीय विश्व कहा गया। किसको? तृतीय विश्व, मिस्र को। ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो क्या है? ऑस्ट्रेलिया की अगर पूछेगा तो वो है प्रथम विश्व। टर्की वो है प्रथम विश्व। ब्राज़ील तीसरा विश्व है। पोलैंड द्वितीय विश्व है। म्यांमार तृतीय विश्व। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में, प्रश्न में। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों और जो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई जो एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहा हुआ, बाड़ूंग सम्मेलन आपको पता है 1955-56 में बाड़ूंग सम्मेलन, जिसे एफ्रो एशियाई सम्मेलन 19 कहा जाता है। ठीक है, एफ्रो एशियाई सम्मेलन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एफ्रो एशियाई सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की कह सकते हैं आप नींव पड़ी थी, और यहीं से ही गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम नाम, जी हाँ, नाम के फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नाम से भी क्वेश्चन पूछे, नाम की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो नॉन जो एलिगेंट मूवमेंट, जो नाम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, और इसी में इसकी स्थापना के मंच तैयार किया गया था। इस तरह सीटों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीटों की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सीटों, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन सीटों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया दोस्तों, ये पार्ट 1 है, और इस चैप्टर के अधिकतर क्वेश्चन को मैंने दोस्तों कवर कर लिया, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछे, ऐसे आप इससे पंचशील पूछ सकता है, ठीक है, हाँ, इसके अलावा ट्रूमैन सिद्धांत भी पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, सन 1947 ईस्वी में अमेरिका जो था दोस्तों, मार्शल द्वारा यूरोप को अरबों डॉलर की सहायता देने की योजना बनाई गई। कब? 1947 में मार्शल योजना कब बनाई गई थी? 1947, 1947 में जो है, जो क्या किया गया था, अमेरिका ने, अमेरिका के राज्य सचिव थे मार्शल, ठीक है, मार्शल राज्य सचिव थे अमेरिका के, उन्होंने जो है यूरोप को अरबों डॉलर की सहायता देने की योजना बनाई, और इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, जिसे ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम और कुछ देखें दोस्तों, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है, तो इसके अलावा हाँ, बर्लिन समस्या जैसे आपसे पूछ सकता भाई, जर्मनी, बर्लिन की दीवार, जब बर्लिन समस्या क्या है, जर्मनी की दीवार, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की? तो 1961 में बर्लिन की समस्या। और इससे क्या होता है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी विभाजन हो जाता है। पूर्वी जर्मनी किसका प्रतीक है? पश्चिमी जर्मनी किसका प्रतीक है? दोस्तों पूर्वी जर्मनी जो है वो समाजवाद का प्रतीक है, और पश्चिमी जर्मनी जो है पूंजीवाद का प्रतीक है। बर्लिन की दीवार कब टूटती है? तो बर्लिन की दीवार टूटती 9 नवंबर 1989 को टूट जाती है, और इससे जर्मनी का दोस्तों एकीकरण हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इससे दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम आप सभी के लिए और अच्छे काम करेंगे और लगातार करते रह रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने पूरी सीरीज़ देख ली जितनी दिन तक चलाने वाला एग्जाम से पहले तक, आप 40 में से 40 100% लेके आएंगे, यानी 50 जो क्वेश्चन आएगा आपका, उस 50 क्वेश्चन में से 50 सोल्व करने में आप सक्षम रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो से हमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।